नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बड़े मजे से कर रहे होंगे। तो आज बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले यूटी एग्जाम या फिर अगर आप नीट या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होंगे। इससे पहले मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उस टॉपिक को जाकर जरूर देख लो, क्योंकि वहां पर मैंने पूरा डायमेंशन टॉपिक कवर कराया है। उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो बहुत मजा ही आने वाला है, बिल्कुल एक तरह से। तो चलो बिना ना टाइम खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें फोर्स दे रखा है, मतलब द फोर्स एफ ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। कहा जा रहा है कि स्फीयर टाइप का है, उसका रेडियस क्या है, ए है। वैसे बेटा आर से दिखाते, बट यहाँ ए से दिखा रखा है, ठीक है। मूविंग इन अ मीडियम, किसी मीडियम में मूव कर रहा होगा विथ वेलोसिटी v इज गिवन बाय f इज इक्वल टू 6 पाई एन ए बी। बेटा ध्यान रखना, ये जो सिंबल तुम लोग देख रहे हो, ये जो देखने में लग रहा है एन जैसा है, बट एक्चुअल में बेटा से क्या बोलते हैं, इसको क्या हो गया, अच्छा इसको बेटा नीटा बोला जाता है, ध्यान रखना, नीटा, ठीक है। नीता मत लिख देना भैया, हो सकता है तुम लोग की गर्लफ्रेंड का नाम हो। हमें क्या करना है, यहाँ पर नीटा की वैल्यू निकालनी, नीटा का एक्चुअली डायमेंशन निकालना है। बेटा कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ एफ इज इक्वल टू 6 पाई एन ए वी। नीटा निकालना है, क्या करेंगे सुनना ध्यान से। हम सबको उठा के एक तरफ भेज देते हैं, किसको, 6 पाई को नीचे भेज दो, ए को नीचे भेज दो, अच्छा वी तो हमें निकालने हैं, ठीक। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, मैंने पढ़ा रखा है MLT -2 होता है, ठीक है सर। 6 पाई, बेटा 6 पाई एक कांस्टेंट है, और बेटा किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि डायमेंशन हम उसी का निकालते हैं जिसका कोई यूनिट होती है। इसकी तो यूनिट ही नहीं है, क्या करेंगे निकाल के, नहीं होगा उसका कुछ। फिर ए क्या है, क्वेश्चन में बताया गया था, अच्छा ए रेडियस है। अब रेडियस भी तो मीटर में ही मेजर करते हैं, तो वो क्या हो गया, एल हो गया। वी, वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का भैया होता है LT -1। एल से एल कैंसिल हो गया, एल ऊपर जाएगा -1, -1 ऊपर चला गया तो कितना हो गया, माइनस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, सर ए ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मुझे लगता है पहला क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। आ जा रहा है कि द फोर्स एफ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स बाय द इक्वेशन। फोर्स की इक्वेशन हमें दे रखी है, देन डायमेंशन ऑफ डी अपॉन बी हमें निकालना है, क्या होगा। बेटा यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा, मैं लिख देता हूं बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलो सफेद कर लेते हैं ज्यादा से। यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपल बोलता है कि हम सेम क्वांटिटीज को या सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर मास है, मेरे पास अगर मास है तो मैं मास को मास से ही ऐड कर सकता हूं। मेरे पास अगर लेंथ है तो मैं लेंथ को लेंथ से ही ऐड कर सकता हूं। अच्छा सर अगर डिफरेंट क्वांटिटी हुई तो क्या करेंगे, तो बेटा उनको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा होगा, स्पीड इनटू टाइम। अगर क्वांटिटीज डिफरेंट है तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। लो डेंसिटी का फॉर्मूला देखा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अगर सेम क्वांटिटी है तो ध्यान रखना, सेम क्वांटिटी को सेम से ही ऐड करेंगे। मास को वेलोसिटी से ऐड नहीं कर सकते, टेम्परेचर को हम टाइम से ऐड नहीं कर सकते, सेम यूनिट होनी चाहिए तभी ऐड कर सकते हैं। तो यही बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताने का काम करता है। अब फाइनली हम आ जाते हैं, देखो इसको मैं हटा ही देता हूं, फिर मुझे तो लग रहा है क्लियर होगा। ऐसा कुछ खास प्रिंसिपल नहीं है, सिंपल सी बात कही जाती है। देखो बेटा हमसे क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले फोर्स की हमें इक्वेशन दे रखी है, a cos bx प्लस c sin dt। देखो बेटा जब मैंने वहां पढ़ाया था डायमेंशन, मैंने कहा था जितनी भी है साइन कॉस टेन, ये जितनी भी टर्म होती है ट्रिग्नोमेट्री वाली, इनके अंदर क्या लिखा होता है, एंगल। देखो यहां भी एंगल होगा, यहां भी एंगल होगा, एंड थीटा जो होता है डायमेंशन लेस होता है। एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एंगल की यूनिट जरूर होती है क्या, रेडियन, बट ये है क्या, डायमेंशन लेस। ठीक है सर, इतना तुम समझ गए। तो सर अब कैसे सॉल्व करें आप जरा बताओ।
देखो यहाँ पर f इज इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी। साइन डी टी मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये डी टी जो दिख रहा है, ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ ये डी टी तुम लोग को जो दिख रहा है इसका डायमेंशन होगा m0 l0 t0। सर क्यों होगा बेटा, साइन के अंदर एंगल ही तो लिखा होगा, वो बात अलग है कि थीटा की जगह किसी और से दिखा दिया, उससे हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ठीक है सर, हम सर इस बात पर भरोसा कर लेते हैं। तो dt की जगह मैं लिख रहा हूं m0 l0 t0, ठीक है, डायमेंशन लेस हो तो ये डायमेंशन होगा। अब क्या करेंगे, t का क्या होगा, t को मैं नीचे भेजूंगा और t का डायमेंशन t होता है, तो कुल मिलाकर जब t को ऊपर भेजेंगे ये हो जाएगा -1। यहां से हमारा सर d का आ गया। अब क्या करेंगे सर, एक बार c का और निकाल के बता दो, क्योंकि सर c का हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, c का अगर अच्छा c का तो निकालना ही नहीं है, b का निकालना है, क्योंकि बेटा अगर c का निकालना होता तो हमारे स्टेप्स थोड़े से बढ़ जाते। b का भी बेटा ऐसे ही निकल आएगा। लो bx भी हमारा कॉस के अंदर लिखा है, मतलब ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। x नीचे जाएगा, l हो जाएगा, ऊपर आके कितना बचेगा सर, l-1 बचेगा। क्या पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, d अपॉन b का डायमेंशन पूछा जा रहा था, d का कितना है t-1, और सुनो b का है l-1 और ऊपर आकर कितना हो जाएगा प्लस, मतलब बचा कितना lt-1, मतलब फोर्थ ऑप्शन बेटा सही है। तो काफी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मान के चलो इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% फंसने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर टाइम रिपीट होते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट में इतने ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते, अगर आपने डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लिया है तो काम खत्म तो हो चुका है, बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और करनी बाकी है। आगे देखो जरा, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है वेलोसिटी इज ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी बेटा क्या है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ड्राइव का मतलब ये है कि ये दूसरों पे डिपेंड करती है। दूसरे मतलब किस पे सर, फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। आपने बिल्कुल, हाँ बेटा मैंने बिल्कुल बताया था ऐसा कि वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो मतलब ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेगी, और फंडामेंटल वो होता है जो किसी और पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी, डेफिनेशन वाइज तो सर आपने बता दिया कि फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, बट कितनी पे डिपेंड करेगी हम कैसे पता करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लो घबरा होगा तो बस तुम, ठीक है तुम टेंशन मत लिया करो, हम हैं तो सब हो जाएगा। बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तुम तो बस हमें ये बता दो सर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। मैंने कहा बेटा एक काम करो, ये चेंज जो दिख रहा है इसको तो गोली मारो, इसका कोई मतलब नहीं है, चेंज हो रहा हो या ना हो रहा हो उससे डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चेंज को लात मार के निकाल दो बाहर, ठीक है, किसी काम का नहीं है। ठीक है सर, निकाल दिया, आप कहते हैं तो हमने कर दिया सर। अब क्या करें, तो बेटा यहाँ हमारा क्या बच रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल होता है, मतलब एक तरह से ये लेंथ ही की बात की जा रही है। ठीक है सर, टाइम तो हमारी ऑलरेडी फंडामेंटल है, तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में दो फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 2। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। अब फाइनली आगे बढ़ते, ध्यान से देखना, ये है एकदम मजेदार क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मैंने बताया था बेटा 3 तरह के सिस्टम होते हैं, एमकेएस, एक तो यार ये कलर बड़ा दिक्कत करता है, एक होता है एमकेएस, एक होता है एफपीएस, एक होता है सीजीएस। जनरली हम एमकेएस और सीजीएस ज्यादा यूज करते हैं। एफपीएस वाला जो सिस्टम है बेटा अंग्रेजों का है, अंग्रेजों की चीज यहाँ पर ज्यादा यूज की ही नहीं जाती। ठीक है, अच्छा क्या बोला जा रहा है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स देयर आर 7 बेस क्वांटिटी, हमारे पास बोला जा रहा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। हाँ सर आपने पढ़ाया था, हमें याद है। whose units are defined which physical quantity has a prefix with its unit, मतलब कहा जा रहा है उनमें से ऐसी कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी जो यूनिट है वही उसका प्रीफिक्स है, मतलब जो उसका नाम होगा वही हम यूनिट में भी लिखते हैं। जैसे देखो मास, बेटा मास को हम क्या लिखते हैं सर, केजी लिखते हैं। टाइम अगर दिखेगा हमें तो हम क्या लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं। ठीक है सर, अब ये बताओ बेटा, जैसे मैं बात करूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है सर, मोल होता है। अब जब बेटा मोल को लिखा जाता है
तो हम क्या लिखते हैं, MOL करके ही लिखते हैं। इसके लिए कोई सिंबल तो है नहीं, सीधा बस MOL लिख के छोड़ दिया जाएगा। तो बेटा बस यही इसका आंसर हो जाएगा, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है। चलो मुझे लगता है आ गया होगा आपको समझ में। अगला क्वेश्चन, करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ ड्राइव इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। देखो बेटा करंट जो है हमारी फंडामेंटल है, बट इसे ड्राइव के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक फॉर्मूला हमारे पास है। सर कैसे कर सकते हैं एक बार बताओ तो, हमें तो नहीं आ रहा। लो, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। ठीक है, तो Q क्या हो जाएगा सर, IT हो जाएगा। अच्छा, IT लिखने की जरूरत ही नहीं है। I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन T हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो करंट जो है चार्ज जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो करंट क्या फंडामेंटल होना चाहिए अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें। इस फॉर्मूले ऑप्शंस के अंदर देखते हैं, यहां पर है लेंथ ऑफ मास, नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, मतलब चौथा ऑप्शन सही है। अगर बेटा करंट को ड्राइव क्वांटिटी के टर्म्स में दिखाना चाह रहे हैं तो वो चार्ज और टाइम दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा, यहाँ तो लेंथ मास और टाइम टेम्परेचर की बात करी जा रही है, इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ दिस। आगे चलते हैं। हाँ ये आया ना एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। अच्छा, एन क्या है, मैग्नीट्यूड है, और यू क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने कहा था एन और यू का जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट होता है। एन और यू का जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट होता है। बेटा फिर बोल रहा हूँ, वीडियो अगर पुरानी नहीं देखी, इससे पहले मैंने 4 से 5 वीडियोस अपलोड करी है डायमेंशन के ऊपर, तो बेटा जाकर देख लो, फिर यहाँ बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े 11th क्लास की फिजिक्स आती नहीं है। और उसके बाद तो बेटा मैं मंडे से मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी शुरू करने वाला हूँ, उसमें तो और मजा आएगा, और वो और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगी, वो होगी दिखने वाली फिजिक्स। मतलब वहां जो भी एग्जाम्पल दूंगा बेटा आप डेली लाइफ में डेली ही नोटिस करते होगे। खैर यहाँ देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। हाँ, एन जो है मैग्नीट्यूड को बता रहा है, यू बता रहा है यूनिट को। मैंने बेटा क्या बताया था, एन और यू कांस्टेंट होते हैं। एन क्या है सर, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, यू क्या है सर, यूनिट है। ठीक है सर, हम समझ गए। अब कौन सा ग्राफ सही रहेगा हमें तो बस ये बताना है। एक एग्जांपल दूंगा, बस एक, उससे एक ही बार में हमारा आंसर आएगा। मैंने बेटा क्या बताया था, जैसे हमारे पास 1 kg है, चलो वो छोड़ो, मैंने कहा था 75 kg मेरा वेट है। अगर इसे ग्राम में लिखेंगे तो ये क्या होगा सर, 75,000 ग्राम हो जाएगा। हाँ सर। अब बेटा यहां से यहां जाने पे यूनिट तो छोटी हो गई, लेकिन हमारा जो नंबर है आगे वाला वो बढ़ रहा है। मतलब मैं एक तरह से ये लिख रहा हूं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं बट फिर भी रिपीट कर रहा हूं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। मतलब अगर हमारा u बढ़ेगा तो n क्या होगा, कम होगा, या फिर n बढ़ेगा तो u कम होगा, ऐसा हम समझ चुके थे। ठीक है सर, अब देखते हैं जरा, अगर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कौन सा ग्राफ सही रहेगा। पहले वाले में n और u की बात की जा रही है, ठीक है, तो सही बात है, n तो हमारा नीचे की तरफ ही आ रहा है। इसके अलावा फिर यहां पर किसकी बात की जा रही है, यहां पर शायद n होगा। यहां पर बेटा n और u दोनों को मिला के दे रखा है, एक सीधी लाइन दे रखी है। सीधी लाइन का मतलब क्या है कि कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, कांस्टेंट है। हाँ सही बात है, मैंने अभी तो लिखा कि n u प्रोडक्ट, n और u का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, यहां भी कांस्टेंट है, तो बेटा ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा कमाल का क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा कुछ लोग सीधा ये देखते हैं, वो सोचते हैं n बढ़ता है u कम होता है, इनकी तरफ नजर ही नहीं डालते। लेकिन बेटा जब ऑप्शंस दिए जा रहे हैं तो आपको चारों ऑप्शन को देखना पड़ता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन सही होते हैं, बट हमें हमेशा बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। कंपटीशन में या फिर मान के चलो आप स्कूल या बोर्ड का पेपर भी दे रहे हो तो एमसीक्यू क्वेश्चन अब इसी तरह के आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो देखो यार, अब सीधा सीधा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड। एक सेकंड मैं इसको बता रहा हूं भी। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक है
पहला यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड, हाँ सही बात है, जितने भी हमारी यूनिट्स हैं उन सबको यूनिवर्सल एक्सेप्ट किया गया है, सभी लोग इन चीजों को मानते हैं। जैसे फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है तो हर कोई मानता है। मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड इनवेरिएबल, वेल डिफाइंड का मतलब अब इनमें किसी तरह का कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। इजिली अवेलेबल एंड सुटेबल साइज, काफी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो बेटा ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक है सही है, इसी वजह से चौथा ऑप्शन सही होगा। तो एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आप बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगाया करो, ठीक है। आप क्या करो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, मेरे पास पढ़ रहे हो या किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो, तो नोट्स तो लिखो, साथ में एनसीईआरटी रीडिंग। अब ये नहीं कि आप डायरेक्ट पहले एनसीईआरटी पढ़ने पहुंच गए, बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे ना केवल टाइम खराब करोगे, होना कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं होना है, मैं सही बता रहा हूँ। तो एक बार क्या करो, पहले कॉन्सेप्ट सारे समझ लो, ठीक है, किसी अच्छे टीचर से समझना। वैसे हमारे पास पढ़ रहे हो तो किसी और टीचर की जरूरत ही क्या है। आगे चलते हैं। हाँ यहाँ आए बहुत सारे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, बड़े आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कहा जा रहा है इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है। टाइम, मास, इंपल्स। फोर्थ क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम यूनिट होती है सर, फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है। वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स। हेनरी, ठीक है बेटा, हेनरी केवल की बात नहीं की जा रही है, सुपरमैन में होता है, ठीक है। हेनरी क्या है, एक इंडक्टेंस है, 12th क्लास में जाके पढ़ोगे, उसकी बात की जा रही है। एक इंसान का ही नाम था, उन्होंने बस अपने नाम के ऊपर रख दिया। हाँ अब यहाँ आई ना कमाल की बात, डायमेंशन ऑफ कपल। कपल क्या है, जिंदगी बड़ी सिंगल चल रही है लेकिन कपल फिर भी पढ़ेंगे, यही तो फिजिक्स का मजा है कि फिजिक्स में वही चीजें देखने मिलती हैं जो रियल लाइफ में होती हैं। अब बेटा कपल का डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। ऐसे कपल तो 2 का ही होता है, तो सर डायमेंशन क्यों निकाल रहे हो। अबे गधे, ये वो वाला कपल नहीं है, देखो बेटा कपल क्या होता है, सुनना ध्यान से, फोर्स होता है, ठीक है। कपल जो होता है एक फोर्स होता है, एक ऐसा फोर्स जो कि क्या करेगा, रोटेशन में हेल्प करता है। जैसे मैं इसको घुमाने का काम कर रहा हूँ, देखो जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 2 फोर्स लगा रहा हूँ। मेरी ये वाली जो फिंगर है, ये ध्यान से देखना, मेरी ये वाली जो फिंगर है ये क्या कर रही है, आगे की तरफ फोर्स लगा रही है, और ये जो है पीछे की तरफ, ठीक है। या फिर मान के चलो कभी नट वगैरह अगर कसा हो तो कैसे कसते हो, ऐसे तो कसते हो हाथों से घुमाकर। तो बेटा एक फिंगर नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, एक ऊपर की तरफ, क्योंकि 2 फोर्सेस काम कर रही हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बस कपल का नाम आ जाता है। तो कपल बेटा है कुछ नहीं, फोर्स ही है, जो तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ कहाँ गए। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं इसको यहां कर देता हूं, ध्यान से देखना, उम्मीद है मुझे दिख रहा होगा तुम लोगों को। टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी अंडर SHM is represented by T proportional to P की पावर A, D की पावर B and S की पावर C। पहले सफेद कलर लाते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बेटा, ध्यान रखना कि हमारा T जो है प्रोपोर्शनल है किसके, P की पावर A के, और D की पावर B और S की पावर C। P बेटा क्या है, प्रेशर है, D डेंसिटी है, और S क्या है, सरफेस टेंशन है। और बेटा सरफेस टेंशन का आपको फॉर्मूला भी दे रखा है, क्योंकि सरफेस टेंशन आपने अभी 9th और 10th में कभी सुना ही नहीं, इसलिए आपको फॉर्मूला पहले से दिया जा रहा है, ठीक है सर, समझ गए इतना। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा दो, कोई कांस्टेंट आ जाएगा K, ठीक है सर, आ गया कांस्टेंट। T का डायमेंशन क्या होगा सर, T टाइम पीरियड ही होता है तो T ही हो जाएगा। K का कोई डायमेंशन नहीं होता। प्रेशर का क्या होगा सर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का mLT-2 होता है, ठीक है सर। एरिया का क्या होता है सर, L की पावर 2 होता है। इससे बेटा ये कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, L की पावर 1, ऊपर आके -1, तो बेटा ये आ रहा है ML-1 T-2, पावर A लेट कर लो उसकी। डेंसिटी, बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है सर। मास अपॉन वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, अगर दिक्कत है तो पुराना वाला वीडियो जाके देखो, वरना निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। इसका हो जाएगा ML-3, इसको मैं B लेट कर लेता हूँ। S क्या है बेटा, सरफेस टेंशन है, हाँ सर सरफेस टेंशन है,
तो बेटा क्या होगा कि इसका L नीचे आएगा तो ये mt माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है सर, इतना तो आ गया। अब क्या करेंगे, ए को बेटा अंदर लिखने का काम करो। ए को अंदर लिखते हैं, एम की पावर ए, एल की पावर माइनस ए, टी की पावर माइनस 2 ए, ऐसा कुछ हो जाएगा। बी को बेटा अंदर लिखो, एम की पावर बी, एल की पावर माइनस 3b, एम की पावर सी, टी की पावर माइनस 2c, ऐसा कुछ हो चुका है। अब बेटा हम क्या करेंगे, जैसे m की पावर a, m की पावर b, m की पावर c इक्वेट कराओ, मतलब ऐड करवा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, तो m की पावर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया। l की पावर माइनस a माइनस 3b, ये कितना हो जाएगा, इतना। t की बात करें माइनस 2a माइनस 2c, तो ये हो जाएगा बेटा, ऐड जब करेंगे इतना कुछ हो जाना है। ठीक है, मैं इसको बगल में रफ कर देता हूं, क्योंकि अब समझ ही गए होगे कि कैसे निकालना है। अब सुनना ध्यान से बेटा, क्या करेंगे, यहां पर t आया, मतलब m भी 0 है, l भी 0 है, और t भी क्या है, 0 है। अब क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग। कंपेयर किससे करेंगे, m को बेटा m से कंपेयर करेंगे, l को l से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो बेटा m को m से कंपेयर किया तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और l को l से किया तो क्या आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। अच्छा t तो बनता, सॉरी, t को t से करेंगे माइनस 2a माइनस 2c इज इक्वल टू 0 निकल के हमारा आ रहा है। ठीक है, अब बेटा होगा क्या कि यहाँ पर कोई भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, मतलब सीधा सीधा कोई भी आंसर नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। इतना काम मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, इक्वेशंस को तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आई है, टी की पावर 1 आई है, यहाँ पर टी की पावर माइनस 2 है, 2c आई है, हाँ नहीं आई, सही है। क्या कर सकते हो मैं बता देता हूँ, देखो पहले क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करना, ऐसी वैल्यू रखना कि जिससे क्या हो कि ये दोनों कैंसिल हो, केवल सी बचे, और वो सी फिर चाहो तो यहाँ पुट करना, फिर ए की वैल्यू आएगी और फिर बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव काम है, ट्राई करना बेटा, आराम से आ जाएगा। आगे चलते, हाँ ये क्या क्वेश्चन है, देखो ये भी बेटा कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको कराया। A system has basic dimension as density d, velocity v and area a. The dimension of torque in this system. टॉर्क का डायमेंशन बताना है। ठीक है, वैसे टॉर्क का डायमेंशन एमएलटी माइनस 2 ही होता है, निकल यहाँ पर बेटा बोला क्या जा रहा है, टॉर्क का डायमेंशन बताना है एबीडी के सेंस में। ठीक है, तरीका बता देता हूँ बेटा, घर पे आराम से ट्राई करना। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर ए, वी की पावर बी, ए की पावर सी। बस ऐसे लेट कर लिया। टॉर्क का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो, निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, ml2t माइनस 2 होता है। नहीं याद है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ होता है, उसको बस याद रख लो, फिर काम हो जाएगा। तो बस ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाना, पावर को इक्वेट वगैरह कराना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो हम कर लेंगे। हाँ यहाँ देखा जरा, ये क्या कहा जा रहा है, ये कैसी बना है, फोर्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी प्लस सी इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, कहा जा रहा है ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है, तो x का डायमेंशन बताओ जरा कितना होगा। ठीक है, रुकना ध्यान से, क्या बोला जाए, f इज इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी, मतलब d से ही दिखा देते हैं, प्लस डायमेंशनली ये इक्वेशन सही है। बट अगर डायमेंशनली इक्वेशन सही है तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्लस की जगह इक्वल रख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं इक्वल, बेटा अभी बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर एडिशन कर रहे हैं तो क्वांटिटी सेम ही होगी, बिल्कुल सेम होंगे। तो हमने यहाँ पर प्लस की जगह इक्वल टू का साइन लगा लिया, हाँ सर लगा लिया। बस अब तो एक्स का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो देखो एक्स अपॉन डी एफ के बराबर है, डी को बस उधर भेज दो। फोर्स का डायमेंशन एमएलटी माइनस 2, डी का डायमेंशन क्या होगा, डी डेंसिटी है बेटा, अभी बताया था एमएल माइनस 3। इसको ऐड करेंगे, m की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और t माइनस 2 हो गया।
लो, तो बेटा फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। एक लास्ट क्वेश्चन, इसको और देखते हैं। इसमें देखो जरा, द इक्वेशन ऑफ अ वेव, द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा x अपॉन b माइनस के। ओमेगा कहा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी है, उसके अलावा b जो है लीनियर वेलोसिटी, मतलब जिसका डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 1 होता है, उसी की बात की जा रही है। और क्या करना है, k का डायमेंशन निकालना है। देखो सारी चीजें छोड़ो, जो मैंने बताया बस उस पर फोकस करो। सर क्या बताया, हम तो भूल ही गए, ऐसे कैसे चलेगा यार, इतनी जल्दी भूल जाओगे। साइन ओमेगा और अंदर ये जो भी लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा, साइन के अंदर जो भी लिखा रहता है एंगल होता है, भले ही किसी भी फॉर्म में उसे दिखा रखा हो, और वो क्या होगा सर, डायमेंशन लेस होगा। अगर डायमेंशन लेस है तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, तो सर देखो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा उससे पहले एक और चीज, x अपॉन बी माइनस में लिखा हुआ है k के साथ, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग दोनों क्वांटिटी सेम होंगी। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो होंगे, अबे हम नहीं कह रहे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रहे। तो x अपॉन बी किसके बराबर हो गया, k के बराबर हो गया। x क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ऐसा क्वेश्चन में नहीं ले सकता। एक सेकंड, x के बारे में बताया जा रहा है, इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय ओमेगा। बेटा x क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा जहां तक है। वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी माइनस 1, एल से एल कैंसिल कर दो, टी माइनस 1 ऊपर गया तो क्या बचेगा, टी। तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, टी। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले यूटी एग्जाम या फिर आप नीट एग्जाम या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप पुराने लेक्चर जरूर देख लो। खैर जो भी क्वेश्चन बताए हैं इनमें से पक्का आपके यूटी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन फंसेंगे, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके आपको कराए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के संग शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो या मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज करो।